और हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं बड़ी खबर का। किसानों को मनाने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजने की योजना है, जिसका लाभ 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा। बिल्कुल, और आज 9 करोड़ किसानों के खाते में ये पैसे ट्रांसफर होंगे। 6 राज्यों के किसानों से बात भी करेंगे पीएम मोदी और उन्हें नए कृषि कानून के फायदे गिनाने की कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की जाएगी। तो लगातार बीजेपी नाराज किसानों को मनाने की कवायद में जुटी हुई है। हालांकि इस तरफ सियासत भी गरमाई हुई है और आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगा और 2 करोड़ हस्ताक्षर वाली कॉपी राष्ट्रपति के सामने पेश करेगा। और जैसा कि लगातार किसान और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा था, किसान इस बात पर अड़े हैं कि कानून वापस होना चाहिए। सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि संशोधन के साथ कानून को लागू करेंगे और अब नया रास्ता निकाला गया है, किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। 12 बजे ठीक यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सरकार बार बार संकेत दे रही है कि वो किसानों से बात करना चाहती है। पहले भी 5 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन वो अब तक 6ठे दौर की ओर नहीं बढ़ सकी है। किसानों की इस नई चेतावनी का सरकार पर कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल केंद्र सरकार अलग अलग किसान संगठनों को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। यही कारण है कि बीजेपी ने इससे लेकर एक मेगा प्लान तैयार किया है। पीएम मोदी एक बार फिर किसानों के साथ संवाद करेंगे। 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर किसानों से मिलेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी किसानों तक पहुंचाएंगे। साथ ही नए कृषि कानूनों के फायदे भी किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। सरकार ये जानती है कि मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान संगठनों के साथ अगर पूरे देश के किसान संगठन जुड़ते हैं तो शायद केंद्र के लिए बड़ी फजीहत हो सकती है। यही कारण है कि किसान आंदोलन के बीच सरकार लगातार अलग अलग किसान संगठनों से मिलकर बात कर रही है। सरकार का ये प्लान अब तक तो काफी हद तक कामयाब रहा है, लेकिन किसानों ने जो तेवर अब दिखाए हैं, उसके बाद सरकार क्या करती है, ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जुटे किसान नेताओं ने एक बार फिर केंद्र सरकार को ये बता दिया कि बिना तीनों कृषि कानून की वापसी के कोई बात नहीं बनेगी। किसान नेताओं ने सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने और उसे तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही साफ कर दिया कि एक बार पत्र लिखने और दूसरे किसान नेताओं से बात करने से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि किसान आंदोलन और तेज होगा। सरकार ने जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता है किसान इस देश की चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं। उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता, उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएं आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही हैं और सरकार निरंतर एक महीने से उनको नजरअंदाज कर रही है। तो मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान
यहाँ पे आए हैं, इनको ससम्मान इनकी बात को सुन के निराकरण करें। इधर स्वराज अभियान के संस्थापक योगेंद्र यादव भी किसान आंदोलन के साथ हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर उन्होंने साफ कर दिया कि किसानों की जंग में वो आज भी हैं जैसे पहले उनके साथ खड़े थे। बिल्कुल, और आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह की मांग पहले दिन थे, किसान आज भी उसी मांग पर कायम है। और इतना ही नहीं, योगेंद्र यादव ने पीएम मोदी की किसानों के साथ वार्ता को सियासी नौटंकी तक करार दिया। कहां पर अभी भी लग रहा है गतिरोध है, कहां डेडलॉक टूटेगा, कब बात बनेगी? मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमने कुछ भी नया नहीं कहा है। हम वही कह रहे हैं जो पहले दिन से हम कह रहे हैं, बातचीत के हर राउंड में कह रहे हैं। सरकार है जो कि हर बार इस पे हैरानी जताती है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी अब इस चीज पे हैरान होता है। आज आपने कह दिया कि आप इसके बिना भी मारे हुए, पिछली बार हमने क्या कहा था, उससे पिछली बार क्या कहा था। हमें जबरदस्ती एक गिफ्ट हमारे सर पे दे के मार रहे हैं प्रधानमंत्री, और हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं जी हमें आपकी गिफ्ट नहीं चाहिए। अब आप बताइए, जो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए वो जिद्दी है क्या, या कि जो कह रहा है कि नहीं मेरी गिफ्ट में लेनी पड़ेगी वो जिद्दी है? गजब है। और इसके ऊपर चर्चा हो रही है, और फिर वो गिफ्ट देने वाला चिट्ठियां और लिख रहा है कि आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपने पॉइंट वाइज जवाब नहीं दिया। अब ये भी जबरदस्ती है, मैं गिफ्ट भी दूंगा, मैं चिट्ठियां भी लिखूंगा, तुमसे जवाब भी मांगूंगा। अरे उसकी बजाय मैं जो कह रहा हूं कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए वो सोच लो ना, ले लो ना, उस पर कुछ कर दो ना। योगेंद्र जी, आपने कहा कि हमें सौगात नहीं चाहिए, लगातार केंद्र सरकार कह रही है कि हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से बोलते हैं, कच्छ से बोलते हैं कि कृषि कानून कितने फायदेमंद हैं, आगे उनके फायदे गिनाते हैं। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर अब 6 स्टेट्स के किसानों से वो डायरेक्ट संवाद करने वाले हैं। फिर से एक बार बातचीत करने के मूड में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। लगातार केंद्र सरकार आपसे बातचीत कर रही है, बातचीत से हल तो नहीं निकल रहे। आप इसको बातचीत कहते हैं? ये एक तरफ का प्रधानमंत्री गजब कर रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, इसे बातचीत कहते हैं आप? प्रधानमंत्री का ऑफिस जाएगा, कलेक्टर को ऑर्डर जाएगा कि हमें एक किसान चाहिए, उसको ढूंढ के निकालना, ठीक से चेक वेक कर लेना, कुछ उटपटांग बात ना बोल दे, उसको बैठाया जाएगा। प्रधानमंत्री को उसको स्क्रिप्ट बताई जाएगी। ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, पिछली बार हो चुका है। उसके हाथ में स्क्रिप्ट दी जाएगी, प्रधानमंत्री ये सवाल पूछेंगे, तुम ऐसे जवाब देना, तुम कहना तुम्हें ये फायदा हुआ है। इस सारे को टीवी पे दिखाया जाएगा। ये नौटंकी है, इसका मतलब। टीवी पे नौटंकी होती है तो बातचीत नहीं हो जाती। बातचीत वो है जो आपकी मेरी हो रही है। अगर आप पहले से क्वेश्चन बना के रखो, मुझे बता के रखो कि क्या जवाब देना है, उसको बातचीत नहीं नौटंकी कहा जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला है। आज सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी, विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। राहुल की अगुवाई में राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस नेता। सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मुकर्रर हुआ है। राष्ट्रपति को 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन भी कांग्रेस सौंपेगी। देर से ही सही, किसान आंदोलन में कांग्रेस एक्टिव हुई है और राहुल गांधी जिस तरह से एग्रेसिव हुए इस पूरे मामले पर, लगता है कि कांग्रेस एक स्टैंड लेना चाहती है किसानों के लिए। इस बीच किसानों के आंदोलन में अब सीधे ममता बनर्जी की एंट्री हो गई। ममता ने सिंघू बॉर्डर में मौजूद किसानों से डायरेक्ट बात की है। बिल्कुल, और उसके बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी और लेफ्ट पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। देखिए रिपोर्ट जरा। किसानों की लड़ाई, सियासी रोटियों की सिकाई। बंगाल की पॉलिटिकल जंग दिल्ली तक पहुंची। ममता के दूत आंदोलनकारी अन्नदाताओं से मिले। किसानों से ममता की बात, बीजेपी को लगा घात। क्योंकि मोदी सरकार ने पूरे लोगों के नाक में दम कर रखा है। मोदी सरकार जो है सिर्फ 2 ही आदमी का काम कर रही है, अडानी का और एक अंबानी का। लेकिन जो दूसरे इंडिया के लोग हैं, जो नॉर्मल लोग काम करते हैं इंडिया के, उनके लिए मोदी सरकार ने अब तक देखो मैडम कुछ नहीं किया है। इसका काम बहुत अच्छा है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपने पहले भी बीजेपी को बहुत ज्यादा झटके दिए हैं, बड़े बड़े। आप भी हम झटका दोगे, हम भी चाहते हैं जैसे आप जैसी हमारी बहनें हैं। किसानों से इस बातचीत के मायने निकाले जा रहे हैं। सियासत के गलियारों में इसे बंगला का बदला बताया जा रहा है,
क्योंकि बीजेपी जिस तरह से टीएमसी के घर में तोड़फोड़ कर रही है, इसे उसका जवाब बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली की हरियाणा और यूपी से लगी सीमाओं पर सभी प्रदर्शन स्थलों पर भूख हड़ताल कर रहे किसानों से मुलाकात की। ममता के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने किसानों से बात करके उनका समर्थन किया और संदेश पहुंचाया। इतना ही नहीं, कुछ किसानों की ममता से फोन पर बात करवाई। ममता का किसानों को बार बार समर्थन करना बीजेपी को खटक गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी इसे बंगाल का बदला मान रही है और संबित पात्रा ने जिस तरह से टीएमसी पर किसान आंदोलन को लेकर हमला किया है, उससे तो ये एकदम साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3 बिल वो लेके आई है, उसके समर्थन पे वो उतरी हैं। किसान मंत्री को उन्होंने भेंट भी किया है और धन्यवाद दिया है मोदी जी को इन 3 बिलों के लिए। हां, कुछ किसान संगठन ऐसे जरूर हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका अधिकार भी है, एक लोकतांत्रिक देश है, सरकार उनसे बातचीत कर रही है। मगर यह उचित होगा हमारे पक्ष में कि कुछ अवांछित वामपंथी दल जिस प्रकार से किसानों के कंधों पर बंदूक रख के अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने कृषि कानूनों को लेकर केवल टीएमसी को नहीं घेरा, केरल की पिनराई विजयन सरकार पर भी हमला बोला। संबित पात्रा ने पूछा, केरल में एपीएमसी का कानून अब तक क्यों नहीं आया? किसान आंदोलन को लेकर सरकार विपक्ष पर राजनीति के आरोप लगाती है तो विपक्ष सरकार को अन्नदाता का दुश्मन। यूपी के लखनऊ में राष्ट्रीय किसान दिवस पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है, वजह क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में राष्ट्रीय किसान दिवस पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सभी नेता हाथों में थाली लेकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते दिखे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में जन आवाज यात्रा निकाली। कांग्रेस ने सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। उत्तर प्रदेश के नोएडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर कृषि कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के घर का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसानों ने हवन यज्ञ का आयोजन किया। राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर किसानों ने एक बार फिर दोहराया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में पूर्वी मिदनापुर जिले के रामनगर इलाके में शुभेंदु अधिकारी के समर्थक और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस झड़प में 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बीजेपी के जुलूस के दौरान ये हिंसा हुई। उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 39 में फर्नीचर के गोदाम में भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान में एक बार फिर इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यहां स्थानीय लोगों ने ट्रांसमिशन पावर सेट के टॉपर में आग लगा दी। उत्तराखंड के देहरादून में विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं ने माल्टा फल पैदा करने वाले किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के बाहर अपने साथ माल्टा फल लेकर पहुंचे किसानों को सही कीमत देने की मांग की। विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को ट्रैक्टर की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इजराइल में कोरोना का वैक्सीन पहुंचने पर डॉक्टर्स और नर्स खुशी से झूम उठे। सभी ने मिलकर खुशी का इजहार किया। और एक और जहां पर नए कृषि कानून को लेकर विरोध चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नए कृषि कानून के बेहतर नतीजे दिखने भी शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किसानों के धान के पैसे डकारने वाले व्यापारी का मकान नीलाम कर दिया गया है।
जिसे नए कृषि कानून बनने के बाद पहली कार्रवाई के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि ग्वालियर प्रशासन किसानों का 40 लाख लेकर भागने वाले व्यापारी बलराम के बाजना गांव पहुंचा और बाकायदा उसके मकान की नीलामी की गई, जो 1,45,000 रुपए में नीलाम हुआ। और इस नीलामी में मिली रकम से प्रशासन ने 2 किसानों की धान का रुपया चुकाया, जबकि बाकी बचे 15 किसानों के धान का बकाया चुकाने के लिए प्रशासन व्यापारी की जमीन भी जल्द ही नीलाम करेगा। दरअसल व्यापारी बलराम सिंह परिहार ने 17 किसानों से 40 लाख रुपए का धान खरीदा था, लेकिन भुगतान करने के वक्त कारोबारी परिवार समेत 2 दिसंबर को भाग निकला। इसके बाद किसानों की शिकायत पर पुलिस ने बलराम पर एफआईआर दर्ज कर ली और भगोड़े व्यापारी की संपत्ति कुर्क कर ली। नए कृषि कानून के तहत जो है बेहतरवार के बाजना में जो है एक व्यापारी ने कुछ किसानों का पैसा लेके भाग गया था, तो हम लोगों ने सुलह बोर्ड का गठन किया था। सुलह बोर्ड जब सुलह नहीं करवा पाया तो उसने एसडीएम को अपना प्रतिवेदन दिया था, जिसके अनुसार एसडीएम ने उनकी संपत्ति कुर्क करके किसानों को वापसी का जो है आदेश पारित किया था। उसी के क्रम में कल जमीन और घर की नीलामी का काम किया गया और जिसमें ये पाया गया कि जो घर था वो नीलाम हो गया 1,45,000 में और किसानों को पैसा वापस करना शुरू कर दिया गया। जमीन की नीलामी आज या कल में भी हो जाएगी, तो शेष बचे किसानों का भी पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो लगभग 10 दिन के अंतराल पे ये काम हो गया है तो नए कृषि कानून के तहत, और लगातार जो है हम लोग इस पे काम करते जा। भले ही नए कृषि कानून से 17 किसानों को न्याय मिल गया हो, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों को सरकार अब तक नया कानून समझाने में नाकाम रही है। इधर खबर है कि आरएसएस ने समन्वय समिति की मीटिंग बुलाई है, जिसमें आरएसएस मोदी सरकार के कामकाज की समीक्षा करेगा। खबर है कि गुजरात के अहमदाबाद में सरकार के कामकाज का संघ ब्यौरा लेगा। बिल्कुल, और इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सरकार के कई मंत्री से मीटिंग में शिरकत करेंगे। जानकारी ये भी है कि संघ और संघ के सहयोगी संगठनों के करीब 200 प्रचारक पदाधिकारी इस समीक्षा बैठक में शामिल होने वाले हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर, आज शांति निकेतन शताब्दी दिवस में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, जिसमें ये बताया है कि शताब्दी समारोह को संबोधित करने की प्रतीक्षा में हूं। बंगाल की सियासत जिस तरह से लगातार तेज होती जा रही है, सियासी सरगर्मियां बढ़ी हैं, हिंसा बढ़ी है, उसके बाद बीजेपी लगातार इस तरह के कार्यक्रम कर रही है जिससे वो माटी और मानुष से जुड़ सके और वहां का जो नस है, जो नब्ज है पश्चिम बंगाल की पकड़ सके। और इसीलिए पीएम मोदी पहले केंद्रीय विद्यालय पे जाएंगे, वहां के छात्रों को संबोधित करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उनको अहमियत बताएंगे, शिक्षा की अहमियत क्या होती है, काम करने की अहमियत क्या होती है और सियासत में किस तरह से नेता अपनी बातें रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में कई लोग जख्मी हो गए। बिल्कुल, और ये इलाका हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। और ये रिपोर्ट देखिए जरा। रामनगर रोड पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर के पास से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जुलूस जय श्री राम के नारे लगाता हुआ जा रहा था। हालांकि इस दौरान टीएमसी के दफ्तर की हालत ठीक थी, लेकिन देखते ही देखते बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए और टीएमसी दफ्तर में घुसकर पोस्टर बैनर फाड़ने लगे। इतना ही नहीं, अंदर रखा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। उपद्रवी बीजेपी कार्यकर्ताओं का तांडव काफी देर तक यूं ही चलता रहा और टीएमसी दफ्तर में लगे ममता के पोस्टरों को नोच दिया गया। इस बीच टीएमसी दफ्तर पर चढ़े एक बीजेपी कार्यकर्ता को नीचे खड़े दूसरे कार्यकर्ता ने बीजेपी का झंडा फेंका और कुछ ही मिनट में टीएमसी का दफ्तर बीजेपी के झंडों से पट गया। ऐसा लगने लगा मानो ये बीजेपी का ही ऑफिस हो। पुलिस का दावा है कि बीजेपी के जुलूस के दौरान एक पक्ष के कार्यकर्ताओं ने दूसरे पर हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और हालात बेकाबू हो गए। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब उनके कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहे थे, तब तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बिना उकसावे के उन पर हमला किया, जिसमें उनका एक कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हो गया। उधर तृणमूल का दावा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। हालांकि जैसे तैसे पुलिस ने तनावपूर्ण हालात पर काबू पाया, लेकिन लगता नहीं कि बंगाल चुनाव तक मारपीट का ये सिलसिला थमने वाला है। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला जारी है। पुलिस स्टेशन के अंदर 3 नेताओं को पीटने के आरोप लगे हैं। नॉर्थ 24 परगना का मामला।
बिल्कुल। और नॉर्थ 24 परगना के खरदा की पुलिस निशाने पर आई। आपको बता दें कि उसी स्टेशन का ये पूरा मामला है। पिटाई के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। साथ ही विपक्षी नेताओं की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो लगातार बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, जिसका सीधा सीधा आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मढ़ा जा रहा है। और लगातार जिस तरह पश्चिम बंगाल की सियासत में रक्त चरित्र देखने को मिल रहा है, वैसे लगता नहीं कि आने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए आसान रहने वाले हैं, क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ता इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं कि जब भी बीजेपी कोई रैली करती है, किसी तरह का कार्यक्रम करती है, तो वहां भगदड़ मचती है, मारपीट होती है। जेपी नड्डा के काफिले पे हमले वाली बात आपको याद होगी। वो बाल बचे थे, हालांकि जख्मी हुए थे, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव डीजीपी को तलब किया दिल्ली, लेकिन ममता अड़ी हुई थी कि पश्चिम बंगाल का कोई अधिकारी दिल्ली नहीं जाने वाला है, और इस बात को लेकर भी केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में लगातार गतिरोध बना रहा। बिल्कुल। और देखिए, वहां की पुलिस भी लगातार बीजेपी के निशाने पर है। पुलिस पर यह आरोप लगता रहा है कि पुलिस अराजक हो गई है, और इसका सीधा सीधा आरोप यह भी लगता रहा है कि जो पुलिस है वो ममता सरकार की ओर से कार्रवाई कर रही है। और अब एक बार फिर से ये मामला आया है कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही बीजेपी के 3 नेताओं की पिटाई हुई है। ये पूरा मामला नॉर्थ 24 परगना पुलिस स्टेशन के बताया जा रहा है। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। देखिए कैसे कुछ लोग डंडे से एक आदमी की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आदमी रोड पर गिर जाता है, 2 महिलाएं उसे बचाने के लिए आती हैं, लेकिन फिर भी लोग उस आदमी को पीटना नहीं रुकते और लगातार डंडों से उस पर वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी है पश्चिम बंगाल की सियासत, जहां टीएमसी को न पुलिस का डर है, न कानून व्यवस्था का। सरेआम बीजेपी नेता को पीटा जा रहा है, पुलिस वाले वहां खड़े हैं, और जिस तरह से ये 4 लोग मिलकर मार रहे हैं, उससे लगता नहीं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पुलिस या कानून का डर है। और लगातार बीजेपी इसी बात का विरोध करती रही है कि सियासत में बातूनी जंग चलती है, लेकिन जिस तरह से हाथ और पैर तोड़ने की सियासत पश्चिम बंगाल पे हो रही है, लगता नहीं कि आने वाले विधानसभा चुनाव आसान रहने वाले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से 3 लोग मिलकर एक शख्स को पीट रहे हैं, और चोट लगने के बाद वो बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद 2 महिलाएं आती हैं और बीच बचाव करती हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ इंडिया न्यूज पर। और इधर डीडीसी के फाइनल नतीजों के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुपकार और कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई है। रिपोर्ट देखिए जरा। है ये भारत की विजय है, ये भारत के लोकतंत्र की विजय है, ये कश्मीर के अवाम की विजय है, जम्मू कश्मीर में, और आशा और विकास की विजय। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। A resounding slap to the extremist, separatist, terrorist and their patrons. जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उसमें से ऐसे बहुत बड़ी संख्या में वो हैं जिन्होंने गुपकार को हराया। ये पहली बात समझिए आप। तो और उन इलाकों में हराया है जो सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट प्रभाव के इलाके थे। एक की चर्चा हुई है, तो इससे हम अच्छी शुरुआत मानते हैं। कई लोगों ने मोदी जी की तारीफ भी की है, तो मिलकर काम करने का भी भविष्य है। हम यही कहेंगे कि डीडीसी के माध्यम से विकास का काम बिना डिस्क्रिमिनेशन के होगा, जैसा कि सरपंचों के चुनाव में हुआ। इधर डीडीसी चुनाव परिणाम के बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती बोली कि बीजेपी उनसे राजनीतिक जंग ले, सीबीआई एनआईडी का बेजा इस्तेमाल न करे। बिल्कुल। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। दिखाते हैं आपको। मुझे कई बार कन्वे किया गया कि आप जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए, जम्मू कश्मीर की फिक्र करना छोड़ दीजिए आप। चूंकि मैं उस बात पे आमादा नहीं हुई, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूं, मैं कुछ बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा मसला मेरे हाथों से हल नहीं हो सकता है, मगर जो जम्मू कश्मीर के मजलूम लोगों की आवाज़ है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 की वजह से जो यहाँ लोगों को दिन दहाड़े एक डाका डाला गया, उसकी आवाज़ मैंने उठाई है और आगे भी उठाते रहूंगी। तो मैं आपके माध्यम से
आपके जरिए से जो इन्होंने NIA हो, ED हो, CBI हो, उसको इन्होंने अपने हथियार बनाए हुए हैं। हालांकि दे आर वेरी सीरियस एजेंसीज, दे आर सपोज्ड टू इन्वेस्टिगेट वेरी सीरियस चार्जेस। आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये लोग इतने गिर गए हैं कि मुफ्ती साहब के मकबरे को भी अब ये ऑडिट कर रहे हैं कि वहां जो मकबरा बना वो पैसा कहां से आया। So happy with the results, and you're saying that this is a victory for democracy and these peaceful elections have never been seen before. I challenge you, reopen 4G tomorrow. I challenge you. अगर आपको इतना ही अपने इस पे गर्व है कि अब हमने मुश्किल हालात में इतना कामयाब इलेक्शन किया, तो दीजिए लोगों को इनाम, करिए 4G दोबारा चालू। कम से कम हमारे बच्चे ठीक तरह से पढ़ पाएंगे, हमारे बिजनेसमैन ठीक तरह से अपना काम कर पाएंगे, हमारे मीडिया वाले अपने स्टोरीज भेज पाएंगे, हमारे डॉक्टर दुनिया भर का रिसर्च करके यहां कोविड का मुकाबला करेंगे। एक तरफ से तो आप कहते हो कि जमहूरियत की जीत हुई है, डेमोक्रेसी हैज वन, दीज वर पीसफुल इलेक्शंस, हाईली पार्टिसिपेटेड। ऑन द अदर हैंड यू स्टिल डिनाई अस इवन द बेसिक फैसिलिटी ऑफ 4G इंटरनेट। आगे बढ़ेंगे, बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पीएम इमरान खान पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं। मर्दान में रैली के दौरान मरियम ने इमरान सरकार को एक बार फिर कठपुतली सरकार बताया और दावा किया कि नवाज शरीफ दोबारा सत्ता में आए तो इमरान खान जेल जाएंगे। मुझे पता है मर्दान वालों, आज आप यहाँ क्यों जमा हो। इतनी सर्दी में अपने घरों से निकलकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने आए हो, मैं जानती हूँ। लेकिन देखो, जिस नाकामी, नाअहली के खिलाफ, नालायकी के खिलाफ आपने एहतजाज करना था, मैंने एहतजाज करना था, उसी नालायकी और उसी नाअहली का एतराफ इमरान खान ने कल खुद टीवी पे किया। सुना था ना जब उसने कहा था कि किसी को तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो अगर कल उसने चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। और बोला, कहता है कि मैं समझता हूं कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो मर्दान, आज ये सवाल करने में हक बजानिब है कि अगर तुम जानते थे कि तुम नालायक हो, तुम जानते थे कि तुम वजारते उज़्मा के अहल नहीं हो, तुम जानते थे कि 22 करोड़ अवाम की किस्मत तुम्हारी नालायकी और नाअहली की वजह से दरबदर है, तो तुम आज मर्दान की आवाम को ये जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। उधर अगस्त 2018 में सत्ता संभालने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने मंत्रियों से काम का प्रेशर नहीं लेने के लिए कहा है। बिल्कुल, और 2.5 साल बाद काम की सुध लेते हुए इमरान बोले कि सरकार के बाकी बचे करीब 2.5 साल के कार्यकाल में उन्हें अपने कामकाज को दुनिया के सामने रखना है, वहां की आवाम के सामने रखना है। मैं अब जब अपने आप को देखता हूं तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब गवर्नमेंट आई तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि कई फिगर्स तो, और खास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कोई मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो एक तो मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूं कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए। उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। आज जो ये बड़ा अच्छा
एक स्टेप लिया है कि हर मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन होगी। ये बिल्कुल सही डायरेक्शन पे स्टेप है, क्योंकि असल में तो 5 साल के बाद फैसला, ये पब्लिक ने ये फैसला करना है कि क्या हमने उनकी जिंदगी बेहतर की या नहीं की, क्या हमने लोगों के लिए जो हमने उनसे वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए। तो वो जो गवर्नेंस है वो तब तक जब तक कि सारी मिनिस्ट्रीज परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस नहीं दे सकते। तो ये जो आज एक स्टेप लिया है और ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, ये मैं शहजाद अरबाब आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये अब हम अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हमारे तकरीबन अब 2.25 साल हैं और जितना भी अब बाकी टाइम रह गया, हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज नहीं है कि हम सीख रहे हैं या हम नए हैं या तजर्बा नहीं था, क्योंकि हमारी तो गवर्नमेंट पहली दफा, ज्यादातर लोग पहली दफा पावर में आए। तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें। आप ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं इनके ऊपर इवैल्यूएशन होगी हर मिनिस्ट्री की, और हर मिनिस्ट्री अपने ऊपर भी प्रेशर डालेगी कि उन्होंने अपने टारगेट्स मीट करने हैं। और अब बात गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे की कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह नए साल में बंगाल के दौरे पर जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह नए साल पर 12 जनवरी को बंगाल के दौरे पर जाएंगे। अमित शाह कोलकाता में कई कार्यक्रमों के साथ साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की यात्रा पर लेह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रेचिनला समेत अग्रिम मोर्चों का जायजा लिया। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर अरुण जेटली की प्रतिमा लगाने के फैसले पर विवाद में बिशन सिंह बेदी ने डीडीसीए से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने दर्शक दीर्घा से अपना नाम भी हटाने के लिए कह दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इफ्को के प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिससे 2 अफसरों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 दर्जन कर्मचारी बीमार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश में बिकरू कांड के आरोपी और एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी किसान 25 दिसंबर को कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका समेत कई देशों की एम्बेसी का घेराव करेंगे। वंदे भारत ट्रेन सेट बनाने में शामिल चीन की कंपनी को करारा झटका लगा है। रेलवे ने चीनी संयुक्त उद्यम CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अयोग्य घोषित कर दिया है। रुक करते हैं बड़ी खबर का। ब्रिटेन में कोरोना के एक और नए वेरिएंट का पता चला। ब्रिटेन में एक हफ्ते में वायरस का यह दूसरा स्ट्रेन है। पिछला स्ट्रेन सामने आने के बाद भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर रोक लगा दी। इधर यूके हेल्थ मिनिस्टर मैट हैनकॉक ने यह बताया है कि दोनों ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में थे जो साउथ अफ्रीका से ट्रेवल करके आए थे। ये वायरस अब तक ज्यादा संक्रामक लग रहा है और इसी बीच सरकार ने साउथ अफ्रीका से ट्रेवल करने पर रोक की सलाह दी है। इधर ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन को फैलने से रोकने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए भारत ने पिछले 1 महीने में ब्रिटेन से आए सभी लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिससे नया कोरोना भारत में ना फैल पाए। बिल्कुल। और उधर महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान और कर्नाटका में भी न्यू ईयर की पार्टी पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इस दौरान तीनों राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि नाइट कर्फ्यू 2 जनवरी तक जारी रहने वाला है। कोरोना संक्रमण के मामले में अब केरल की हालत भी चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि वहां हर दिन 5 से 6,000 नए केस सामने आ रहे हैं। उधर हैदराबाद में फिल्म अभिनेता रजनीकांत की क्रू टीम के 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि उनकी वजह से शूटिंग रोक दी गई। हालांकि इस पर अच्छी बात यह रही कि ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन का फिलहाल देश में अब तक कोई केस नहीं मिला है और वाकई ये राहत भरी खबर है। अगले महीने से कोरोना वैक्सीन के लगने की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम समुदाय में कोरोना वैक्सीन के हलाला या हराम होने के सवाल पर बहस तेज हो गई। दक्षिण मुंबई के बिलाल मस्जिद में 9 मुस्लिम संगठनों के लोगों ने वैक्सीन में सुअर के मांस यानी पोर्क के इस्तेमाल होने की मुद्दे पर एक अहम बैठक की है। बैठक में यह तय किया गया है कि वैक्सीन में पोर्क के इस्तेमाल की जांच की जाएगी और अगर खबर सही पाई गई है तो उसका विरोध किया जाएगा। हुकूमत हिंद से भी हमारी गुजारिश है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है, जिसके ताल्लुक से ये है कि उसमें
सुअर के अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं उसको हरगिज़ ना मंगाए, और किसी भी मुल्क की या खुद हमारे मुल्क में अगर कोई वैक्सीन बनती है तो हमारे उलमाए कराम को उसके जो कंटेंट्स है उसको दिखा दे, ताकि हम भी अपने तौर पर ये ऐलान कर सकें कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इधर उत्तर प्रदेश के एटा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया है। वहीं मुख्य आरोपी अभी तक फरार है, जिसके ऊपर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। थाना जलेसर क्षेत्र में 17 दिसंबर को एक FIR कस्बा जलेसर निवासी व्यक्ति द्वारा अपनी लड़की को दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा भगा ले जाने के संबंध में और उसका शादी करने के उद्देश्य से धर्मांतरण कराने के संबंध में FIR दर्ज कराई गई थी। उसमें पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। 5 आरोपियों के न्यायालय से गैर जमानती वारंट भी जारी कराए हैं और उन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित किया। इधर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक बार फिर ट्विटर पर मजेदार वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को शेयर कर उन्होंने मशहूर अमेरिकी कार निर्माता कंपनी टेस्ला को चुनौती देते हुए चुटकी ली। आनंद महिंद्रा ने एक बैलगाड़ी का वीडियो शेयर किया, जिसमें बैलगाड़ी के पिछले हिस्से को जुगाड़ तकनीक से कार का आकार दिया गया है, जो देखने में अनोखा लगता है। और कार के आधे हिस्से को 2 बैल खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को उन्होंने टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क को टैग करते हुए चुटकी ली और लिखा कि मुझे नहीं लगता है कि टेस्ला की गाड़ियां भी इस लो मेंटेनेंस, रिन्यूएबल और एनर्जेटिक कार का मुकाबला कर सकती हैं। वहीं आनंद के इस ट्वीट पर लोग जमकर आनंद उठा रहे हैं। DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल मीडियम रेंज की है, जिसे ओडिशा में चांदीपुर में छोड़ा गया है। ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमानों को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हवा में एक साथ आने वाले कई टारगेट पर 360 डिग्री घूमकर एक साथ अटैक कर सकती है। और अब बात मौसम के मार की करेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और 2 दिन राहत के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक दिल्ली में शीतलहर चलने का अनुमान जताया है, जिसका असर दिखने भी लगा है। दिल्ली के रोधिलोड में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई।